Good morning everyone. How are you? I hope you all will be fine. Students, today we are going to start a new topic in geography. Okay, we are studying chapter 4 agriculture. Okay students, but I would like to recall whatever we have studied before. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम उन चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं पास्ट में. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं. बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हमने जो पढ़ा था वो ये कि हमने फूड टाइप पढ़े थे. ठीक है, हमने क्रॉप के टाइप पढ़े थे. क्रॉप के टाइप तो मैंने आपको बताया था क्रॉप 2 टाइप का होता है. कौन कौन सा? एक तो होता है आपका फूड क्रॉप और दूसरा नॉन फूड क्रॉप. और मैंने फूड क्रॉप में भी बताया था 2 टाइप का होता है, एक ग्रेन और एक अदर देन ग्रेन. और मैंने नॉन फूड क्रॉप में भी 2 टाइप के बताए थे. नॉन फूड क्रॉप में भी 2 टाइप का होता है. कौन कौन सा? एक होगा रबर, दूसरा होगा फाइबर. ठीक है, और एक और आता है, थर्ड एक और है, होता है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर तो खैर आपका इसमें आ जाएगा आपका. ठीक है, अदर देन ग्रीन में आ जाएगा. तो यहाँ पे 2 ही इसको रखते हैं हम लोग. चलिए, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से 2 स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, एक फूड क्रॉप और एक नॉन फूड क्रॉप का. तो हमने इसमें पढ़ा क्या क्या है पहले तो हम ये जान लेते हैं. तो हमने इसमें ये वाला पढ़ लिया है, ग्रेन वाला. ठीक है, हम अदर देन ग्रेन के बारे में चलिए कुछ आपको बता देते हैं. बाकी आपकी बुक में फैक्ट्स दिया गया है, आप उन फैक्ट्स को स्टोर करके, उन फैक्ट्स को कलेक्ट करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों. उसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ वरना वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं. देखिए, ग्रेन में मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे क्रॉप जो ग्रेन, जिनसे ग्रेन पैदा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेन फूड क्रॉप. अब देखिए अदर देन ग्रेन्स में कौन कौन से आते हैं. अब ऐसे क्रॉप जो फूड तो होते हैं बट ग्रेन नहीं होते, ऐसे क्रॉप को हम लोग अदर देन ग्रेन फूड क्रॉप्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इसमें आता है शुगर केन. ठीक है, शुगर केन आता है. अब शुगर केन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में दी गई है कि इसको कितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, कैसे रीजन में उगाया जाता है, ये ट्रॉपिकल रीजन में या सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है, कितना परसेंट टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, कितना डिग्री सेल्सियस, और इसको कितना कहाँ पे ये उगाया जाता है. ठीक है, ये किस तरह की क्रॉप है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपके बुक में, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा. ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो फैक्ट्स ऑलरेडी आपके बुक में दिए गए हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, देखिए अदर देन फूड क्रॉप में शुगर केन वेरी इंपॉर्टेंट है. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश का क्या है बच्चों, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाने वाला ये क्रॉप है. ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है अदर देन फूड में कि यहाँ पर आपका कॉफ़ी. अब देखिए कॉफ़ी जो है ना, इंडिया में कॉफ़ी बहुत फेमस है. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया की कॉफ़ी सबसे बेस्ट मानी जाती है. ठीक है, इंडिया की कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जाती है. और ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक जगह ऐसे है जहाँ पे कॉफ़ी का ग्रो या कॉफ़ी का कल्टिवेशन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, एंड दैट इज़ कर्नाटका इज नोन एज हब ऑफ कॉफ़ी. ठीक है, आपको पता है जिसको हब ऑफ कॉफ़ी भी बोलते हैं. तो यहाँ पे कॉफ़ी भी एक बड़ा रोल प्ले करता है हमारे क्रॉप में, न केवल क्रॉप में बल्कि जीडीपी में, यानी कि हमारी इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है. ठीक है, तो आप कॉफ़ी के बारे में भी सेम टू सेम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने कॉपी में लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 3 पे आता है टी. तो टी भी बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में. ठीक है, अच्छा कॉफ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ टर्म्स बताए. जैसे कॉफ़ी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है उसकी कॉफ़ी सबसे बेस्ट मानी जाती है. ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती है. दूसरा, कर्नाटका में इसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है. तीसरा ये कि कॉफ़ी जो है नॉन फूड क्रॉप है और ये आप तक जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है. ठीक है, इन द सेम वे कॉफ़ी भी उसी तरह से होती है. कॉफ़ी भी अच्छी क्वालिटी की इंडिया में मानी जाती है. हालांकि चाइना नंबर 1 पे आता है इस चीज़ में, चाहे क्वालिटी हो चाहे प्रोडक्शन हो. चाइना नंबर 1 पे है इस पर. बट टी जो है ना वो भी इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो की जाती है. और स्पेशली असम में, आप जानते हैं असम इसका हब कहलाता है, गढ़ कहलाता है चाय का.
ठीक है। तो इसलिए टी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे कंट्री के क्रॉप पैटर्न में, ठीक है। अगला देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बच्चों क्वेश्चन है वो जो है वो है ऑयल सीड, ठीक है। ऑयल सीड, ऑयल सीड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी अगर मैं बात करूं तो ये ग्रेन ना होके भी फूड क्रॉप है, जैसे कि कोकोनट हो गया, ठीक है। उसके अलावा मस्टर्ड हो गया। मस्टर्ड आप सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड है, ठीक है, कोकोनट है, ग्राउंड नट है, इन सबसे तेल निकाले जाने वाले जितने भी ये सीड्स होते हैं इनको ऑयल सीड प्रोडक्शन कहते हैं, और ये इनका भी क्रॉप किया जाता है। स्पेशली मूंगफली जिसे हम ग्राउंड नट कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश और गुजरात में इनका प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, ठीक है। इनके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। अब देखिए लास्ट में आते हैं, अगर मैं बात करूं अदर देन फूड क्रॉप की, तो यहाँ पे आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, अब हॉर्टिकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों? हॉर्टिकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है वो केवल और केवल जो है केवल इसमें फ्रूट्स और क्या होता है बच्चों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप पैटर्न इसका बनता है वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ये आप याद रखिएगा कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, टुगेदर। तो इनका जो क्रॉप जो पैटर्न है या इनका जो कल्टीवेशन है, इनके जो एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ये आप याद रखिएगा। तो इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब्जियों के बारे में और फ्रूट्स के बारे में आप अच्छे से अपने बुक में सर्च करके पॉइंट लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे नॉन फूड क्रॉप के बारे में। नॉन फूड क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के हैं, आप देख सकते हैं। रबर के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। रबर आप जानते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और रबर का यूज वैसे भी इंडिया में बहुत तरीके से होता है। और रबर कहाँ पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है? केरला में। केरला को रबर का हब कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर्नाटक को कॉफी का कहते हैं, ठीक है। तो केरला में रबर बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। वैसे अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर में 2 टाइप के आते हैं। फाइबर में 2 टाइप के क्रॉप्स आएंगे। पहला होगा कॉटन, ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉटन और सेकेंड वन होता है जूट, ठीक है। पहला होता है कॉटन और दूसरा होता है जूट। तो इसके बारे में भी आपके बुक में दिया गया है, इसके बारे में आप सर्च कर लेंगे। कॉटन, जैसा कि मैंने बताया, कॉटन के बारे में आप ये जान लेंगे। इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर उगाया जाता है। तो गुजरात यानी कि जहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहाँ पे कॉटन बहुत ज्यादा ग्रो करता है। तो गुजरात में नंबर 1 है कॉटन के मामले में, जबकि जूट के मामले में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये आप चीजें इसको जरूर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, ओके। सो आप आई होप कि आप इसके बारे में जरूर सर्च करके जिसका जो भी फैक्ट्स है वो कलेक्ट करके अपने कॉपी में राइट कर लेंगे। मैं कुछ अब इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी दी गई है, और अगर मैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी और सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करना है मुझे। आई होप कि आप इतना काम बुक से ज़रूर कर लेंगे खुद से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार ले लीजिए। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? जो भी कोर क्रॉप था, यानी क्रॉप के बारे में आप जो भी चीज़ें थी वो जान चुके हैं। अब हम लोग एक नया यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक पैटर्न स्टडी का, मतलब पैटर्न तो नहीं कह सकते, यहाँ से नया फेज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। वो फेज क्या होने वाला, अब हम आउटर वर्ल्ड में जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर के इनर वर्ल्ड को हमने पढ़ लिया है, अब हम एक नया ही एक चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर से। आउटर वर्ल्ड में थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होगा बट थोड़ा सा उस वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड में आते हैं, देखते हैं कमियां क्या रह गई हैं एग्रीकल्चर में, किस चीज़ में रिफॉर्म की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, और हमें क्या क्या करना चाहिए, सुधार क्यों लेकर आना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आप चीज़ देखिएगा वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म,
लॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही बड़ा टर्म है और बहुत ही समझ लीजिए कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या बताने वाला हूँ, पहले बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल, ठीक है। हमें स्टार्ट करने से पहले टाइटल जरूर समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजिकल, जो हमारा एग्रीकल्चर जो भी टेक्नोलॉजी है ना, उसमें क्या क्या सुधार लेके आने की जरूरत है, और उसी तरह से इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमको और भी अवेलेबल करानी चाहिए, और किस तरह से हमें एग्रीकल्चर को ऐसे कंट्री में जहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका यानी कि एक बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो क्या करता है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, कैसे में क्यों ना हम इस एग्रीकल्चर में कुछ सुधार लेकर आए, इसको बेहतर बनाएं और इंडिया को डेवलप्ड करें इस फील्ड में एटलीस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो होता क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही हमें कंट्री में इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह से सबसिस्टेंस था, यानी कि पूरी तरह से सिर्फ केवल जीवन निर्वाह करने के लिए खेती की जाती थी, ठीक है। एक कमाई का जरिया था, ठीक है, जो है सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था, वो भी बस पेट पालने के लिए। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये कॉमर्शियल जो भी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर आ गया, कॉमर्शियल जो खेती आ गई, उसने बहुत हद तक जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका जो एक फील्ड है उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि अब एग्रीकल्चर केवल और केवल सबसिस्टेंस नहीं रह गई, केवल लाइफ सस्टेन करने के लिए नहीं रह गई, बल्कि अब इससे क्या हो गया, इससे डेवलपमेंट भी होने लग गया, इसका असर हमारी इकोनॉमी में दिखना शुरू हो गया। इकोनॉमी के साथ साथ अब लोग अपने लाइफ में भी चेंजेस लेकर आने लग गए। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर केवल और केवल गांव और देहात में ही लिमिटेड नहीं रहा, अब इस शहरों की तरफ भी मूव कर चुका था। अब लोग जो पढ़े लिखे थे वो भी एग्रीकल्चर की फील्ड में आ रहे थे। पहले केवल अनपढ़ लोग या जो गरीब लोग हुआ करते थे वही केवल खेती किया करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि जो शहरी लोग थे, जो एक शहरी तबका था या पढ़ा लिखा जो तबका था या जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे, उन्होंने भी एग्रीकल्चर की तरफ रुख किया। और रुख करने के साथ ये पाया कि हमको यहाँ पे कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से हमारे इंडिया में अगर हम खेती करते रहे तो ये बहुत पीछे रह जाएगा और हमारे मुकाबले में दूसरे जो कंट्रीज हैं वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में कुछ सुधार हुआ, और सुधार की क्या जरूरत कब महसूस की गई कि एक वक्त तो ऐसा चलता रहा, लेकिन सबसे पहले हुआ क्या बच्चों कि यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम आने लगी। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इरिगेशन की, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इरिगेशन की प्रॉब्लम। इरिगेशन प्रॉब्लम जो थी वो टॉप पे थी, ठीक है। इस प्रॉब्लम को यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने इसको यहाँ पे क्या क्या स्टडी किया। उन्होंने कहा यार एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इरिगेशन का, और इरिगेशन ही नहीं हमको सही से मिल पा रहा है। केवल एक ही वहाँ पे सोर्स हुआ करता था इरिगेशन का, एंड दैट वाज वेल, ठीक है, वेल और पॉन्ड, ठीक है, वेल या पॉन्ड हुआ करता है या फिर नदियां हुआ करती थी। इरिगेशन के उसके अलावा यहाँ पे दूसरा कोई तरीका नहीं हो पा रहा था सिंचाई करने का। तो ऐसे में क्या हुआ, न्यू मशीन्स और टेक्नोलॉजीज आने लग गई। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, आज देखिए इरिगेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी हैं, एक से एक मशीनें आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को तो बहुत तक दूर कर लिया गया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें अभी भी दूरी नहीं लाई जा सकी है। जैसे कि मैं सबसिस्टेंस खेती के बारे में बात करता हूँ, तो वहाँ पे इक्विपमेंट आज भी पुराने वाले यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा समस्या आती है बच्चों इक्विपमेंट की, ठीक है। इक्विपमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही पुराने हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, या फिर उतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि एक फील्ड, इस फील्ड को यानी कि यहाँ पे कॉपी जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें कुछ तब्दीली ला पाए, चेंजेस ला पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इन इक्विपमेंट्स की वजह से। तो इन इक्विपमेंट्स को भी हमें चेंज करने की जरूरत है। उसके अलावा देखिए कुछ प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी वो थी लैंड, ठीक है, लैंड की। लैंड ही नहीं है हमारे पास तो हम खेती कहाँ से करेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है गरीब किसानों के पास, कि उनके पास छोटा लैंड होता है तो उतने में ही वो खेती करते हैं। अब उनको खेती की गुण तो पता है, बट उनके पास लैंड ही नहीं है तो वो कहाँ से खेती कर पाएंगे। तो ऐसे में तीन बड़ी समस्याएं थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आ रही थी वो आ रही थी लैंड को लेकर, ठीक है, क्योंकि जमीन नहीं होगी तो खेती आप कहाँ से करेंगे। तो ऐसे में इस चीज को दूर करने के लिए, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ठीक है, इसका मेन फोकस सबसे ज्यादा रहा लैंड रिफॉर्म पे, कि कैसे हम जमीनों में कोई सुधार लेकर आए, लैंड में इंप्रूवमेंट लेकर आए, लैंड को थोड़ा सा फर्टाइल बनाया जाए, ज्यादा लैंड दिया जाए गरीबों को, जिससे कि खेती को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो जो हमारा मेन फोकस था इस टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में, वो सबसे मेन फोकस था लैंड रिफॉर्म में, ठीक है, कि लैंड को सुधारा जाए, जमीन को सुधारा जाए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए क्या किया गया बच्चों, देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप उठाया 1960 एंड 70 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेप था गवर्नमेंट ने उठाया था, फर्स्ट स्टेप was taken in 1960 and 1970, ठीक है। 1960 और 70 में पहला स्टेप लिया गया गवर्नमेंट द्वारा। क्या लिया गया, जमीनों को लेकर, ठीक है, इरिगेशन पे फोकस किया गया, इक्विपमेंट पर फोकस किया गया, लेकिन लैंड में सबसे ज्यादा फोकस किया गया और लैंड डिग्रेड होने से बचाया गया, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन को रोका गया और साथ ही लैंड प्रोवाइड किया गया। यानी ये कब हुआ, 60 और 70 में हमारी गवर्नमेंट जो थी वो अवेयर हुई और उसने एग्रीकल्चर के बारे में सोचा, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं कि लगभग जो है हमारे आज़ादी के बाद अब जाकर यहाँ पे इसके बारे में सोचा गया, वरना अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। अब देखिए और क्या होता है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद कुछ रिवोल्यूशन आए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रीन रिवोल्यूशन या व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन आए और व्हाइट रिवोल्यूशन आए, ग्रीन रिवोल्यूशन आए, ठीक है, और व्हाइट रिवोल्यूशन आए, व्हाइट रिवोल्यूशन आए। अब ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, ये आप आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन आने से क्या हुआ, कुछ तो फर्क पड़ा, ठीक है। एग्रीकल्चर में बहुत फर्क पड़ा, कुछ नहीं बहुत फर्क पड़ा, और लेकिन दिक्कत ये थी कि ये लिमिटेड थे, ठीक है। लिमिटेड मतलब कुछ खास किस्म के जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए थे, तो पूरे एग्रीकल्चर में बदलाव नहीं ला पाए ये, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा असर तो पड़ा ही पड़ा इससे, लेकिन अभी भी उस तरह से नहीं पड़ पाया जितने की ज़रूरत थी। फिर क्या होता है, इसके आगे फिर गवर्नमेंट सेकंड स्टेप लेती है, ठीक है। सेकंड स्टेप गवर्नमेंट द्वारा उठाया जाता है। सेकंड स्टेप कब लिया गया इस चीज को, यानी कि अब दोबारा से हमें फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इसमें सुधार कब किया गया, तो वो सेकंड स्टेप जो था was taken in 1980 and 1990, ठीक है। दोबारा स्टेप उठाया गया 1980 से 1990 के बीच में, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फोकस किया गया कि इसमें रिफॉर्म किया जाए। और सेकेंड स्टेप उठाने के बाद ये देखा गया कि अब धीरे धीरे तरक्की करने लग गया है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गया है, डेवलपमेंट दिखाई पड़ने लग गया, प्रोग्रेस अपने आप साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। चीज़ें बदल रही थी, अब लैंड जो था बिल्कुल हमको फर्टाइल लैंड दिया जा रहा था, अब इक्विपमेंट्स नए आने लग गए थे और इरिगेशन प्रॉब्लम दूर होने लग गई थी, ठीक है। फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए पूरी कोशिश अब की जाने लग गई थी, डैम्स बनाने लग गए थे, ठीक है। इस तरह से चीज़ें क्या थी, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी, यानी कि रिफॉर्म हो रही थी सेकेंड स्टेप के बाद, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, चलिए इसको मैनेज कर देता हूं। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि सेकंड स्टेप लिया गया। अब आगे क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पे इसके अलावा कुछ स्टेप्स और लिए गए, जैसे कि स्टेप्स क्या थे। अब यहाँ पे जो आपको सेकंड स्टेप लिया गया था, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया क्या क्या हुआ, लैंड को, ठीक है, रिफॉर्म किया गया, उसके अलावा इरिगेशन मेथड सुधारा गया, उसके अलावा बच्चों क्या हुआ यहाँ पे जो है आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस हुआ था सेकंड स्टेप में 1980 और 1990 में, वो क्या क्या था, जो 1980 और 1980 एंड 90 वाले में जो स्टेप में उठाया गया था, ठीक है। इसमें जो स्टेप उठाया गया था, इसमें क्या क्या पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, तो इसमें था नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर से रोकथाम, नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर को रोकने के लिए, ठीक है, इनसे बचने के लिए, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स प्रोटेक्शन, तो इनसे प्रोटेक्शन लेने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयारी की गई, क्योंकि शिकायत आ रही थी
जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वो कह रहे थे कि यार नेचुरल डिजास्टर आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे वो लैंड को हो या पूरे क्रॉप को हो। तो ऐसे में इसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ऐसे में क्या हो गया बच्चों कि जैसे देखिए ड्रॉट हो गया, ठीक है, ड्रॉट हो गया या फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड्स है, ठीक, या उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे फायर हो गया, फायर, डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल के साथ साथ देखिए मैन मेड डिजास्टर से भी बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, ठीक है। किसमें? आपका 1980 वाले में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर कभी मान लीजिए ड्रॉट से, डिजीज से बचाने के लिए किस स्टेप में, किस टाइम पे स्टेप उठाया गया, तो आप बता सकते हैं किसमें उठाया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे बच्चों। इसके अलावा भी देखिए एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक है, क्या और प्रोसेस किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस आता है बच्चों वो था केसीसी सबसे इम्पोर्टेंट था, और PAIS ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। ये दो टर्म सबसे इम्पोर्टेंट थे जिनको शुरू किया गया, ठीक है, जिनको शुरू किया गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला KCC है इसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। और दूसरा जो ये PAIS है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अब ये देखिए बहुत फेमस है दो चीजें। यहाँ से गवर्नमेंट ने एक और स्टेप उठाया आगे चल के, लगभग 2000 सन के आसपास, 2000 जो हमारा ईयर था उसमें ये स्टेप उठाया गया, KCC लगाया गया, दे दिया गया किसानों को, और PAIS दिया गया। ये क्या था? KCC क्या है जो अभी भी चलता है? KCC है किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि इसमें एक क्रेडिट कार्ड दिया था किसानों को, जिसकी हेल्प लेकर वो जितना चाहे लोन ले सकते हैं, जो चाहे इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। उनको उसके बदले में पैसा धीरे धीरे करके देना रहेगा, ठीक है। यानी कि उनको जो है ब्याज में, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा उनसे जो है इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, उसके बदले में उनको बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, और धीरे धीरे करते उनसे इंटरेस्ट उनको चुकाना रहेगा, ठीक है। तो इस बदले में उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं पैसा होता है उसमें, उस पैसे के बदले में वो एग्रीकल्चर का कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें किसानों के पास होती हैं जिसका हेल्प बहुत ज़्यादा उनको मिल रहा है, राइट। तो वो चाहे तो लैंड खरीद सकते हैं, चाहे तो उसके लिए इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, या दूसरी कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो लोग क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। ये किसानों के लिए मुहैया करा दिया गया, उनके लिए अवेलेबल करा दिया गया, ताकि प्रॉब्लम ना होने पाए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना गया एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा था PAIS। अब बच्चों क्या हो रहा था, मान लीजिए किसान का कभी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है या मैन मेड डिजास्टर आता है, तो उससे जो फसलें बर्बाद हो जाती थी, उससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। तो ऐसे में PAIS आया तो इससे बहुत फायदा मिल गया। इसमें ना केवल किसानों की जो लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी वो, बल्कि उसके अलावा जो उनकी क्रॉप्स है या एग्रीकल्चर है या उनका जो कल्टीवेशन है, उसमें अगर डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें कुछ भी नुकसान होता है, तो उसके एवज में जो कंपनी है वो उनको पैसा देती है, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप माना गया। इससे अब किसान जो था वो डरना बंद हो चुका था, ठीक है। हालांकि सेकंड स्टेप के बाद ही आप देख सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर के लिए इसमें काम करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीजें थी जिसने हमारे सिस्टम को बहुत हद तक चेंज कर दिया। हालांकि अभी भी क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही है एग्रीकल्चर फील्ड में, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक बहुत ज़्यादा चेंजेस और डेवलपमेंट धीरे धीरे हो चुके हैं। और आप आज देख पाते हैं कि बहुत सारे नए नए टेक्निक्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो उन टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है, और आगे भी कम सरकारें जो हैं कुछ नया नया करती हुई लगातार चली जा रही है, चाहे वो 5 ईयर प्लान्स हो या 10 ईयर प्लान्स हो, ठीक है। उसमें किसानों को बार बार कुछ ना कुछ फायदा मिलता ही रहता है, ठीक है। तो लगातार इसमें रिफॉर्म के लिए, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं लगातार प्रोसेस को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि सुधार अपने आप आता रहे। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आया। चलिए न्यू टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे भूदान ग्रामदान, ठीक है। भूदान ग्रामदान पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
चलिए स्टूडेंट, आपने ले लिया होगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे भूदान और ग्रामदान। ठीक है, ये क्या होता है भूदान और ग्रामदान, ये क्या होता है भूदान ग्रामदान, भूदान ग्रामदान। बच्चों ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, आपकी बुक में भी कुछ चीजें इससे रिलेटेड दी गई हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको समझा देता हूँ हाँ क्या। ठीक है, ये बच्चों एक एक्ट था या कह लीजिए एक मूवमेंट था या रिवोल्यूशन था। ठीक है, मूवमेंट क्या हुआ, ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट था। ठीक है, गांधी जी ने एक मूवमेंट की शुरुआत की थी किसानों के लिए। गांधी जी ने एक मूवमेंट की शुरुआत की थी, उस मूवमेंट का नाम क्या था, उस मूवमेंट का बच्चों नाम था यहाँ पे, उस जो गांधी जी ने शुरुआत किया था उस मूवमेंट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम स्वराज्य। ठीक है, क्या नाम था, ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भूदान ग्रामदान से रिलेटेड गांधी जी ने किस, ठीक है, मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो ग्राम स्वराज की शुरुआत की थी। इसके तहत उन्होंने क्या किया था कि हर गांव में ही, ठीक है, इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल करा दी जाए जिससे कि किसानों को परेशानी ना हो। ठीक है, और इस लेवल पे वो काम करते रहे। हालांकि जब गांधी जी की डेथ हो गई तो उसके बाद उनके एक और चेले, यानी उनके जो एयर कह सकते हैं आप, इनका नाम था विनोबा भावे। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, विनोबा भावे, क्योंकि इसके जो बच्चों इसकी जो शुरुआत करने वाले थे, ठीक है, भूदान ग्रामदान के जो आप कह सकते हैं किसने स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को। ठीक है, भूदान ग्रामदान वाज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बाय होम वाज भूदान ग्रामदान मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इट वाज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। एंड हु वाज विनोबा भावे, ही वाज अ हेयर ऑफ गांधी जी। ठीक है, ही वाज अ प्यूपिल ऑफ पार्टिसिपल ऑफ गांधी जी। ठीक है, वो गांधी जी के ही एक पार्टिसिपल थे, उनके ही एक चेला कह सकते हैं, शिष्य थे उनके। ठीक है, अब देखिए विनोबा भावे ने क्या किया, भूदान ग्रामदान की जो है नींव डाली। इसका क्या मतलब था, इन्होंने कहा जो भी, ठीक है, अमीर लोग हैं, ठीक है, या जो भी पैसे वाले हैं, जमींदार हैं, ठीक है, जो भी या गवर्नमेंट है, वो क्या करे, जो गरीब किसान हैं, ठीक है, या जिनके पास पैसे नहीं हैं या जो खेती करना चाहते हैं, उनको अपने 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 प्रॉपर्टी से कुछ खेत दान दे दिया जाए। ठीक है, तो उसी का नाम पड़ गया ग्राम दान। या तो गांव दान दे दिया जाए या फिर कुछ भू दान दे दिया जाए, यानी जमीन दान दे दी जाए या पूरा का पूरा गांव दान दे दिया जाए जिसके पास बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में इसी को नाम दे देंगे भूदान ग्राम दान। तो एक बार क्या होता है बच्चों, विनोबा भावे जो है, यहाँ विनोबा भावे क्या करते हैं, पद यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, विनोबा भावे क्या करते हैं, पद यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। पद यात्रा मतलब होता है पैदल यात्रा करते हैं सरकार से विरोध करने के लिए कि कुछ किया जाए किसानों के लिए। पद यात्रा करते करते ये आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं। और आंध्र प्रदेश में ये क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में लेक्चर दे रहे होते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या करते हैं, एक लेक्चर दे रहे होते हैं। तभी लेक्चर के दौरान एक फार्मर खड़ा होता है और कहता है कि हमको कुछ जमीन चाहिए, ठीक है, हमें कुछ लैंड चाहिए जहाँ पे हम खेती कर पाए। तो ऐसे में विनोबा भावे जी कहते हैं कि यार मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं अभी आपको तुरंत खेती दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास खुद नहीं है, इसीलिए मैं गवर्नमेंट से इसकी डिमांड कर रहा हूँ। बट मैं आपको ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आपको आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ जरूर हेल्प करूंगा आपकी। ठीक है, और तभी उसी वक्त क्या होता है बच्चों, विनोबा भावे जी जैसे ही ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं आप लोग को कुछ ना कुछ जमीन जरूर दिलाऊंगा, उसी वक्त क्या होता है बच्चों, एक बहुत ही फेमस नेम है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, जिसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, मैं उसी लेक्चर के टाइम पे वो पर्सन खड़ा होता है और बोलता है मैं सबसे पहले भूदान करूंगा, यानी कि सबसे पहले लैंड मैं दूंगा। और उस ग्रेट पर्सन का नाम था बच्चों श्री रामचंद्र रेड्डी। श्री रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं दान में दूंगा, और इन्होंने 80 एकड़, ठीक है, 80 एकड़ जो जमीन थी, भू थी, यानी कि लैंड था, उसको इन्होंने डोनेट कर दिया। ठीक है, सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट इन भूदान ग्रामदान मूवमेंट। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट, देन श्री रामचंद्र रेड्डी वाज द फर्स्ट पर्सन हु डोनेटेड 80 एकड़ ऑफ लैंड।
ठीक है ना। उन्होंने 80 एकड़ लैंड जो है वो डोनेट कर दिया था भूदान ग्रामदान के तहत। ये नाम आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, बहुत फेमस है। तो यहीं से इस तरह के बाद जब श्री राम जी ने इसको डोनेट किया तो एक के बाद एक उसके बाद बहुत सारे जमींदार, लैंडलॉर्ड्स और जो मिलियनर थे वो आगे आए। उन्होंने क्या किया, अपने गांव को, अपने जमीनों को गरीब किसानों को दान दे दिया और इसी मूवमेंट को कहा गया भूदान ग्रामदान। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप याद रखेंगे, यहाँ से ही बन सकता है। और इस भूदान ग्रामदान को एक और मूवमेंट के नाम से जाना गया, इसको बोलते हैं ब्लडलेस। ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों ब्लडलेस मूवमेंट। ठीक है, ब्लडलेस मूवमेंट, ये भी आप याद रखिएगा। ब्लडलेस मूवमेंट पूछा जाता है कि ब्लडलेस मूवमेंट किसे कहा गया था, यानी कि जो है आपका भूदान ग्रामदान को किस और नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ब्लडलेस मूवमेंट हो जाएगा। तो बच्चों, या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लडलेस मूवमेंट या रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। चलिए, सो बच्चों आज के लिए इतना ही है। आगे हम पढ़ेंगे, एक और वीडियो आएगा इस टॉपिक पे, एग्रीकल्चर पे, और वो होगा कि हमारे एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है। ठीक है, क्या वहाँ का इम्पोर्टेंस है और कैसे जीडीपी में एक बड़ा रोल प्ले करती है हमारी एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए आप लोग जितना भी चीज़ मैंने पढ़ाया है आप उसको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, और साथ में जो भी चीज़ें मैंने आपको अपने बुक से करने के लिए कही है वो आपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। जो अदर देन ग्रेन्स क्रॉप बताए हैं, उसके अलावा जो मैंने आपको वहाँ पे नॉन फूड क्रॉप्स बताए हैं, उनके बारे में सर्च करके आप पॉइंट बाई पॉइंट जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं चीज़ आपको यहाँ पे लिखा ही दिया है बोर्ड पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट थे यहाँ पे आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक और जो हमारा टॉपिक आएगा, वीडियो आएगी, उसको मैं आपको चीज़ें बची हुई चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो स्टूडेंट। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।